हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत स्वराज पार्टी है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखा है कि वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थक परिवर्तन विरोधियों से पराजित हो गए। यानी कि बेसिकली जो लोग परिवर्तन चाहते थे वो लोग परिवर्तन विरोधियों से क्या हो गए, पराजित हो गए। उन लोगों से पराजित हो गए जो कि उस परिवर्तन का क्या करते थे, विरोध करते थे। आंदोलन का क्या करते थे, विरोध करते थे। उन लोगों से जो आंदोलन को समर्थन देते थे वे लोग क्या हो गए, पराजित हो गए, यानी हार गए। देखिए, लिखा है परिवर्तन समर्थकों में सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे जो कि क्या चाहते थे, आंदोलन के द्वारा परिवर्तन चाहते थे। जबकि परिवर्तन विरोधियों में सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग शामिल थे। आगे देखिए, लिखा है लोग गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दे रहे थे। जनवरी 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। फिर आगे देखिए, सीआर दास 1922 में ही देहरादून में अपनी बात स्पष्ट कर चुके थे कि स्वराज जन सामान्य के लिए होना चाहिए, केवल कुलीन जन के लिए नहीं। वे ही स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा इस चीज को कि सीआर दास जो है वो 1922 में क्या कर रहे थे, देहरादून में स्पष्ट कर चुके थे अपनी बात को कि जो स्वराज है, मतलब हम चाहते हैं ना कि हमारा राज होना चाहिए, स्वराज जिसे कहते हैं, स्वराज जो है वो जन सामान्य के लिए होना चाहिए। मतलब उसका जो मेन फायदा है वो किसको मिले, जन सामान्य के लोगों को मिले, आम जनमानस को मिले, ना कि कुलीन लोगों को। फिर देखिए, सीआर दास जो है वो अध्यक्ष बन गए थे किसके, स्वराज पार्टी के। आगे देखिए, मोतीलाल नेहरू जो है वो सचिव बने थे स्वराज पार्टी के। और इनका कहना था कि संविधान परिषदें एक ऐसा मुखौटा है जिन्हें नौकरशाही ने पहन रखा है, इनका सुधार करूं अन्यथा अंत कर दूं। या तो इसमें सुधार होना चाहिए या फिर क्या हो जाना चाहिए, इसे समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, फिर आपको बताती हूँ। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि 1922 में जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, लगभग 1923 के समथिंग, तो इस टाइम पे जो अध्यक्ष थे वो सीआर दास थे। अध्यक्ष कौन था, सीआर दास, इसे नोट कीजिए। और इसके सचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। ये दो फैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कीजिए। नोट कर लिए तो फिर मोतीलाल नेहरू का जो ये स्टेटमेंट है इसे भी नोट कर लीजिए कि संविधान परिषदें एक ऐसा मुखौटा है जिन्हें नौकरशाही ने पहन रखा है, इनका सुधार करो अन्यथा अंत करो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और आपको मैंने बहुत बार बताया है। ऐसे स्टेटमेंट को सबसे पहले नोट करके एक दो बार रिवाइज करके फिर आंसर राइटिंग में एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हैबिट में बन जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि सीआर दास जो हैं उन्होंने बंगाल में मुसलमानों के साथ सरकारी नौकरियों में 55% रिजर्वेशन, बकरीद के अवसर पर गाय काटने की छूट और मस्जिदों के आगे नगाड़े नहीं बजाए जाने का जो है एक पैक्ट किया था, यानी समझौता किया था। वहीं संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत में हिंदू महासभा के साथ सहयोग किया गया। 1923 के चुनाव में केंद्रीय विधानसभा की 101 सीटों में स्वराज पार्टी को 42 सीट हासिल हुई थी और मध्य प्रांत में इनकी सरकार भी बन गई थी। किसकी, स्वराज पार्टी की। बंगाल में इन्हें सबसे बड़े दल का दर्जा भी हासिल हुआ था। इन लोगों ने जिन्ना के राष्ट्रवादी स्वतंत्र दल के साथ गठबंधन कर लिया था। फिर देखिए, स्वराजियों ने विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं में बहुमत हासिल कर लिया। फिर देखिए, सीआर दास कलकत्ता नगर निगम के मेयर, उसके उपाध्यक्ष एच.एस. सोहरावर्दी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे वो सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे। इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू और अहमदाबाद में विट्ठल भाई पटेल प्रमुख नेतृत्व के रूप में उभरे थे। वर्ष 1924 की एक बात है। वर्ष 1924 में गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जहां पर कि महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब आगे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर काउंसिल प्रवेश करने वाले कांग्रेसी को सदस्यता से हटा देने, बंगाल में गोपीनाथ साहा के नेतृत्व में क्रांतिकारी घटना की निंदा करने और जो व्यक्ति 2000 गज की कपड़े की कताई न करता हो उसे कांग्रेस सदस्य न बनाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। दास ने तीनों प्रस्तावों की क्या की, निंदा की और केवल गोपीनाथ साहा का निंदा प्रस्ताव जो है वो
पारित हुआ था। लिखा है गांधी जी का कहना था कि वे पराजित और अपमानित हुए हैं। हालांकि 1924 में दास और गांधी जी के बीच समझौता हो गया और गांधी जी को ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की अध्यक्षता करने और संपूर्ण देश में चरखे चरखे और खादी का प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई। स्वराज्य विधानसभा में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को पराजित करने में वे सफल रहे, जैसे कि इन्होंने सरकार से ये चीज मांगी थी कि भारतीयों के लिए संविधान और संविधान सभा का गठन किया जाए और स्वशासन प्रदान करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन हो। और आप लोगों को पता होगा गोलमेज सम्मेलन जो है वो पहला 1930 में हुआ था, फिर 1931 में हुआ था, फिर 1932 में हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा गोलमेज सम्मेलन का जो मांग है वो सबसे पहले महात्मा गांधी ने की थी 1922 में ही। याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, स्वराज्यों ने मुंडी मैन कमेटी जिन प्रांतों में द्वैध शासन की जांच के लिए लाई गई थी, इसका समर्थन नहीं किया गया। इसी प्रकार ली कमीशन जो कि सरकारी नौकरियों में ऊंची जाति को वरीयता देता था, काफी समर्थन नहीं किया गया। स्वराज्यों के पहल पर सरकार ने टाटा के इस्पात उद्योगों को संरक्षण दिया। ये प्रस्ताव जिन्ना ने तैयार किया था और उन्हीं के नेतृत्व में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, किंतु पराजित होने वाले सभी विधेयक गवर्नरों के वीटो से जिंदा हो जाते थे और 1926 तक स्वराज्य कुछ विशेष हासिल नहीं कर सके। दो सरकारी विधेयक, जिसमें से ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, इन दोनों ही एक्ट को बेसिकली हड़ताल को रोकने के लिए, उद्योगों में हड़ताल को रोकने के लिए और समाजवादी विचारों को फैलने से रोकने के लिए लाया गया था। को पराजित करने में भी स्वराजी जो है वो सफल रहे। इनमें से इन्हीं दो विधेयकों के विरुद्ध जो है वो भगत सिंह और बीके दत्त ने असेंबली में बम चलाया था। याद रखिएगा, बीके यानी बटुकेश्वर दत्त, याद रखिएगा। इन्होंने 1929 में बेसिकली इस जो विधेयक है पब्लिक सेफ्टी बिल और एक फैक्ट्री अधिनियम वाला, उन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों का विरोध कर दिया। और विरोध प्रदर्शन से ही क्या हुआ, विरोध प्रदर्शन के फलस्वरूप इन्होंने असेंबली में बम फेंक दिया। आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट लिखा हुआ है और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कुछ संगठन हैं। जैसे देखिए HRA 1924 में, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, यह एक क्रांतिकारी संगठन था, याद रखिएगा। और इसके जो मेंबर थे वो चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, सचिंद्र सान्याल थे, याद रखिएगा। फिर 1927 में बनता है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, किसके नेतृत्व में, मार्गरेट कजिन्स के नेतृत्व में। फिर 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा होती है, और लेकिन आता कब है भारत में, 1928 में, लेकिन घोषणा कब होती है, 1927 में। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। उसके पश्चात देखिए लिखा हुआ है 1927 में 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया डॉक्टर अंबेडकर ने। उसके पश्चात देखिए 1927 में ही इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया था और भारतीय, जिसे कहते हैं भारतीय संवैधानिक आयोग। तो मान लीजिए कहीं पर दे दिया भारतीय संवैधानिक आयोग कब बनाया गया था, 1927, या फिर दे दिया गया इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कब बनाया गया था, तो 1927, याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए साइमन नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की आपत्तियां। तो इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी ने आगामी चुनाव में अपनी हार को निश्चित देखकर 2 वर्ष पूर्व है ये, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व ही 1919 के अधिनियम की जांच के लिए भारतीय संवैधानिक आयोग गठित कर दिया था, याद रखिएगा। जब उन लोगों को पता चला कि वो लोग हार जाएंगे, याद रखिएगा, उन लोग जब पता चलता है कि वो लोग हार सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, हारने से पूर्व ही उस अधिनियम की जांच के लिए, यानी ये 1919 का अधिनियम को क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं 1919 को। तो उसके जांच के लिए बेसिकली उन्होंने क्या किया, भारतीय संवैधानिक आयोग गठित कर दिया था। क्यों, ताकि लोगों को उन पर भरोसा हो सके। फिर आगे देखिए लिखा है कि जॉन साइमन उसके अध्यक्ष थे। आयोग 1928 में भारत आया था, हर जगह उसका विरोध हुआ था। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था। मोहम्मद शफी के नेतृत्व में लीग के लोगों ने समर्थन किया। इसी प्रकार हिंदू महासभा ने विरोध किया, किंतु मुंजे जयकरकेलकर ने नेतृत्व ने क्या कर दिया, एक गुट का समर्थन कर दिया। तेज बहादुर शपरू जो थे, याद रखिएगा, तेज बहादुर शपरू जो थे, उन्होंने नेशनल लिबरल फेडरेशन का विरोध किया था।
फिर देखिए डॉक्टर अंबेडकर साइमन के स्वागत के लिए बनाई गई समिति के सदस्य थे। यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा दिया। साइमन का पूरे भारत में क्या होने लगा, विरोध होने लगा। लखनऊ में खलीफ उज़्ज़मी ने पतंगों और गुब्बारों साइमन गो बैक लिखकर उड़ा दिया था। वहीं जाकर ये गिर गया जहां साइमन के स्वागत का समारोह चल रहा था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइमन का मिशन का जो विरोध है सबसे ज़्यादा इसलिए हो रहा था क्योंकि बेसिकली उसमें क्या थे, सारे जो मेंबर थे वो क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। उसमें इंडियन कोई भी नहीं था। तो जब उसमें इंडियन कोई नहीं था तो वो लोग ये जो 1919 का एक्ट था उसको किस तरीके से वो लोग जांच कर पाते, जांच भी करते तो कहीं ना कहीं उसमें निष्पक्षता नहीं होती। तो इसी के विरोध में नारा लगाया गया था साइमन गो बैक, याद रखिएगा। और ये भी पूछा जाता है कि किसने लगाया था, यूसुफ मेहर अली ने सबसे पहले बोला था साइमन गो बैक। कई बार ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि साइमन गो बैक किसका नारा है, तो कई बार हम लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी का हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है, यूसुफ मेहर अली का है। कई बार ये क्वेश्चन आया भी है। एक इम्पॉर्टेंट नाम भी ये भी याद रखिएगा, पीसीएस में कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसमें पूछा जा सकता है कि किसने साइमन गो बैक का नारा जो है वो पतंगों पर लिखकर उड़ाया था, तो याद रखिएगा खलीक उस जमी ने। आगे देखिए नेहरू रिपोर्ट, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट इसमें है, नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली स्थापित की जाए जिसमें कि कार्यकारिणी पूरी तरह से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। फिर देखिए अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां जो है इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत थी, केंद्र के पास होनी चाहिए और भारत में संघीय शासन स्थापित किया जाना चाहिए, ऐसा नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। देखिए पढ़ाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, सारा बताने से पहले, कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है ना, कई बार इससे यूपीएससी में क्वेश्चन बना लिया जाता है। आजकल तो सीजीपीसीएस का भी जो पैटर्न है प्रीलिम्स का वो भी इस तरीके से हो गया है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। हालांकि 2025 वाले प्रीलिम्स में ये चीज़ कम आया था, लेकिन 2024 वाला प्रीलिम्स अगर आपने देखा हो तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे गए थे। तो आपको इससे क्या करना है, एक तरीके से बोला जाए आपको इससे टच बनाए रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है, मान लीजिए इस बार नहीं आया था, नेक्स्ट ईयर आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो आप लोग घर पर बैठकर जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। तो उसमें पहला स्टेटमेंट क्या था कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र के पास होनी चाहिए और भारत में संघीय शासन स्थापित करना चाहिए। संघीय शासन का मतलब आप लोग जानते होंगे, यानी कि जो मेन शक्ति है वो किसमें हो, संघ की पास हो, और जितने भी छोटे छोटे राज्यों से मिलकर जो संघ बनी है ये राज्य क्या हो, संघ के अंतर्गत हो, ठीक है। यानी राज्यों पर कहीं ना कहीं एक तरह से इनडायरेक्टली संघ का शासन हो। संघीय शासन को कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे घर में दादाजी होते हैं, ठीक है। दादाजी ने जब अपना बेसिकली घर चलाया था तो उन्होंने पापा को, मान लीजिए बड़े पापा को, अंकल को, सबको क्या किया था, कंट्रोल करके रखा था। फिर जब हमारे पापा आएंगे तो वो क्या करेंगे, हमें, हमारे भाई बहनों को और बाकी लोगों को घर में जो है उनको क्या करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे और मतलब सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल करके रखेंगे। मान लीजिए घर का जितना भी खर्चा होता है या फिर किसको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे प्लान करना है, बजट क्या होगा, एवरीथिंग कौन देखेगा, पापा देखेंगे, है ना। और मान लीजिए कि सारे लोग जो हैं वो क्या करने लगे, जैसे कि बड़े पापा ने बोल दिया, दादाजी को मना कर दिया कि हम जो है वो आपकी बात नहीं मानेंगे। इधर अंकल ने मना कर दिया, इधर पापा ने मना कर दिया, सबने क्या किया, मना कर दिया। तो ऐसे क्या हो जाएगा, जिस तरीके से देश टूट सकता है राज्यों के बिखर जाने से, वैसे ही क्या हो जाएगा, एक परिवार भी टूट जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं एक मुखिया की आवश्यकता होती है, संघीय शासन को भी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए लिखा है निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर होना चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन समाप्त किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब जैसा रिलीजन, धर्म के नाम पर जो है अलग अलग निर्वाचन पद्धति अपनाई जाती है, उसे क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए वयस्क मताधिकार हो और किसी भी बहुसंख्यक वर्ग के लिए स्थान आरक्षित न हो। फिर उसके बाद देखिए अल्पसंख्यकों को आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। जो अल्पसंख्यक आबादी है यानी जिसकी जो जनसंख्या है वो कम है, उसे क्या करना चाहिए, उनकी आबादी के अनुसार ही प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। अब आगे देखिए
देखिए आगे क्या लिखा है, पंजाब और बंगाल को छोड़कर अन्य प्रांतों में मुसलमानों के लिए और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हिंदुओं के लिए स्थान क्या होने चाहिए, आरक्षित होने चाहिए। फिर देखिए, आम जनता के लिए मौलिक अधिकार स्वीकार किए जाएं और भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। फिर देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना इनमें से कई बिंदुओं पर सहमत नहीं थे। उन्होंने 14 सूत्री मांगे जो है वो पेश की, जिनमें से प्रमुख है, पहला हो जाएगा संविधान संघीय स्वरूप वाला हो और अवशिष्ट शक्तियां जो है वो प्रांतों में हो। संविधान कैसा हो, संघीय स्वरूप वाला, और मैंने आपको बताया संघीय स्वरूप किस तरीके से हो सकता है। और अवशिष्ट शक्तियां यानी कि अवशिष्ट शक्तियों का मतलब आप क्या समझते हैं, बची हुई जितनी शक्तियां होती है। जैसे मान लीजिए कि संघीय शासन में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो संघ के पास होती है और कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो राज्य के पास होती हैं। फिर एक ऐसी शक्तियां होती हैं जो कि क्या हो जाती हैं, शेष रूप से बच जाती हैं। तो वही शक्तियां क्या बोल रहा है कि यहाँ पर लिखा है अवशिष्ट शक्तियां क्या हो, प्रांतों में हो। ऐसा किसने बोला था, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था। ये जिन्ना की 14 सूत्री मांगे है, ठीक है। फिर देखिए आगे, देखिए दूसरा क्या था, तो दूसरा मांग इनका ये था कि सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता मतलब प्राप्त हो। जितने भी उस टाइम पे प्रांत थे सबको क्या हो, स्वायत्तता प्राप्त हो। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है कि वो अपने निर्णय जो है वो स्वयं ले सकेंगे, ठीक है, अपने आंतरिक और बाह्य पक्ष को वो स्वयं से सॉल्व कर सकेंगे। इसमें लिखा है, देश के सभी विधानमंडल अथवा निर्वाचित संस्थाओं में से अल्पसंख्यकों का पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा जिन्ना मांग रहे थे। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान जो है वो मुसलमानों को दिया जाना चाहिए। ऐसा था जिन्ना के 14 सूत्री मांगों में। आगे देखिए, सांप्रदायिक समूहों का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन पद्धति से होना चाहिए। फिर देखिए, भविष्य में किसी भी प्रादेशिक पुनर्विभाजन के द्वारा बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुस्लिम बहुमत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। देखिए यहाँ पर जिन्ना ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि कभी भी ऐसा होता है कि किसी प्रदेश मतलब किसी प्रदेश का क्या होता है, पुनः विभाजन होता है, तो उस स्थिति में बंगाल हो गया, पंजाब हो गया और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुस्लिमों पर, ठीक है, वहां पर कोई ऐसा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को 11 सूत्रीय चेतावनी दी, जो कि स्वराज से कोसों दूर थी, यानी इसमें स्वराज की कोई बातें नहीं थी। आप लोगों को पता होगा, इसे बोलते हैं गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट, आप लोगों ने सुना भी होगा। देखिए सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों को स्वराज पार्टी समझ में आया कि नहीं। और फिर स्वराज पार्टी के बाद हम लोगों ने पढ़ा था नेहरू रिपोर्ट। आप लोगों को बताइए नेहरू रिपोर्ट जो है वो समझ में आया कि नहीं, साइमन कमीशन जो है वो समझ में आया कि नहीं। अच्छा, आप लोगों को साइमन कमीशन समझ में आया तो मुझे बताइए कि साइमन गो बैक का नारा जो है वो किसने लगाया था। आई होप आप लोग जो है वो याद कर पा रहे होंगे, यूसुफ मेहर अली ने। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग जैसे पढ़ते जाते हैं फिर सोचते हैं बाद में रिवाइज करेंगे, तो ऐसे हम भूल जाते हैं। जो भी आपने पैरा पढ़ा है सबसे पहले उस पैराग्राफ का हो गया या फिर उस चैप्टर का कई बार एक बार रिकॉल करने का ट्राई किया कीजिए कि क्या मैंने जो पढ़ा उसमें से मुझे कुछ भी याद है। अगर 20%, 30%, 40% अगर इतना याद है तो मतलब मैंने क्लास को ध्यान से देखा है या सुना है, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट मैंने पढ़ाया, नेहरू रिपोर्ट की क्या आप लोग 2 समझौते बता सकते हैं, 2 मांगी नेहरू रिपोर्ट की क्या थी। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना चाहिए और सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त किया जाना चाहिए, ये बोला था उन्होंने, बिल्कुल कहा था। वयस्क मताधिकार पर भी नेहरू रिपोर्ट में बात कही गई है। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद याद कीजिए, रिकॉल करने का ट्राई कीजिए, अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुसार क्या करना चाहिए, प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। उसके पश्चात उन लोगों ने बोला कि आम जनता के लिए मौलिक अधिकार स्वीकार किए जाए चाहिए, ठीक है, ये भी उन लोगों ने बोला था। इतना भी अगर आप लोग याद कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जिन्ना सूत्र में 2 बता दीजिए बस। 14 सूत्री मांगे जो थी उसमें से प्रमुख मैंने आप लोगों को 5 पढ़ाया है, 5 में से 1-2 बता दीजिए। बिल्कुल, कि संविधान जो होना चाहिए वो संघीय स्वरूप वाला होना चाहिए और अवशिष्ट शक्तियां किस में होना चाहिए, प्रांतों में होना चाहिए। जबकि नेहरू रिपोर्ट में क्या बोला था कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हो, केंद्र के पास हो, ना कि प्रांत के पास हो। फिर देखिए एक चीज और याद कर लीजिए कि केंद्रीय विधानमंडल में जिन्ना ने मांग की कि 1/3 स्थान जो है वो मुस्लिमों को दिया जाए, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया।
हम लोगों ने रिकॉल भी कर लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गांधी इरविन पैक्ट। तो चलिए ये देखते हैं कि इसमें बेसिकली क्या थी, यह स्वराज से कोसों दूर थी और यहाँ तक कि उसमें डोमिनियन स्टेट की मांग नहीं की गई थी। ये भी याद रखिएगा, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था उसमें डोमिनियन स्टेट्स की मांग नहीं की गई थी। नमक को मुद्दा बनाया जाना थोड़ा विचित्र था और इसमें बेसिकली देखिए कि कौन कौन सी मांगी थी। सबसे पहले तो गांधी जी ने सेना के व्यय में 50% की कटौती की मांग की। फिर है सिविल सेवकों के वेतन में 50% कटौती की मांग की। भारतीयों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस प्रदान करने की मांग की। भू राजस्व में 50% की कमी के लिए इन्होंने कहा। फिर है नमक कर को समाप्त करने के लिए कहा और नमक कर पर सरकार का जो एकाधिकार है उसको क्या करने के लिए कहा, समाप्त करने के लिए। ठीक है। फिर है यातायात सुरक्षा विधेयक को पारित करने के लिए कहा। फिर उसके पश्चात है भारतीय वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की बात कही। फिर है मदिरा पान पर पूर्णतः पाबंदी लगाने की बात कही। उसके पश्चात देखिए रुपए की विनिमय दर को परिवर्तित करने की बात कही। फिर उसके पश्चात है सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई करवा दी गई। उसके पश्चात केंद्रीय गुप्तचर विभाग में परिवर्तन की बात कही गई, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, आपको 11 मांगे जो है वो गांधी जी की बताई है जो उन्होंने इरविन से मांगी थी। ठीक है। अब आगे देखिए लिखा है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अंग्रेजों के विरुद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, दांडी यात्रा जो है कब हुआ था, 1930 में। क्रम सजाने वाला क्वेश्चन आता है। फिर देखिए ये पैदल यात्रा थी, याद रखिएगा। इसका जो उद्देश्य है वो नमक कर का विरोध करना था। तो दांडी यात्रा क्यों शुरू किया गया था, नमक कर के विरोध में शुरू किया गया था। सरकार ने प्रेस अधिनियम सहित 6 नए अध्यादेश भी जारी किए थे। 16 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार कर लिए गए और उनसे पहले ही गांधी जी दांडी नवसारी जिला में गिरफ्तार किए गए थे। गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात उनके नेतृत्व जो है वो किसने किया था, अब्बास तैयब जी को मिल गया था। याद रखिएगा, जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो नेतृत्वकर्ता कौन बन गए, अब्बास तैयब जी बन गए और पूरे देश में नमक कानून को लेकर आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो गया। उसके पश्चात यहाँ पर देखिए गैर कानूनी नमक कर का जो विरोध है, गैर कानूनी नमक का निर्माण, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराब का बहिष्कार प्रारंभ कर दिया गया। बंबई में धरासना नामक कारखाने पर गांधी जी के पुत्र मणिलाल गांधी 2000 कार्यकर्ताओं के साथ सरोजनी नायडू को लेकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस की लाठियों के प्रहार से रोज बेहोश होकर वे लोग गिरते थे। फिर देखिए लिखा है कि महिलाएं मलहम पट्टी करके उनको पुनः पंक्ति पर लगा देती थी। एक अमीरी पत्रकार वेब मिलर ने लिखा है कि मैंने धरासना जैसा भयानक दृश्य आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा। निहत्थे लोगों पर पुलिस प्रहार करती थी, लोग बेहोश होकर क्या होते थे, गिरते थे, किंतु पुलिस पर हाथ नहीं उठाते थे। क्यों? क्योंकि वो अहिंसा का पालन करते थे। फिर उसके बाद देखिए लिखा है पूरे देश में सविनय अवज्ञा को लेकर आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो गया था। तंजौर में सी राजगोपालाचारी ने आंदोलन का नेतृत्व दिया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के क्षेत्र में वन कानूनों का जो उल्लंघन है वो प्रारंभ हो गया। बिहार में मुंगेर के क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़पें हुई, यानी कि लड़ाई हो गई। बंगाल ने कलकत्ता नगर निगम चुनाव के लिए सुभाष और जेएम सेन गुप्ता प्रतिस्पर्धी संगठन बना लिया था। देखिए असम में श्रीमती चंद्र प्रभा वहां के आदिवासियों को उकसाने लगी थी। नागालैंड में गैडिमल्यू ने अलग नागा राज्य के लिए आंदोलन को बढ़ावा दिया था और उसके लिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन से उसे जोड़ दिया था। छतरपुर रियासत को ख्यात डाकू मंगल सिंह ने कर न दो लगान न दो का नारा लगाया, यानी कि कर नहीं देना है उन लोगों को और क्या नहीं करना है, लगान भी नहीं देना है। इसका नारा वे समाज में लगाते रहे ताकि जो गांव के लोग हैं वो क्या करने लगे, इस नारे से वाकिफ हो जाए और वो लोग क्या कर दे, कर देने से मना कर दे। देखिए उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गए। फिर देखिए लिखा है इसी बीच सरकार ने 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलवाया था। लॉर्ड इरविन ने भारत के स्वशासन से संबंधित अंग्रेजी नियत की घोषणा कर दी, जिसे दिवाली घोषणा भी कहते हैं। किंतु गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक दलों के मतभेदों से लाभ उठाने की जो इच्छा है वह भी शामिल थी। इसलिए मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद शफी, जिन्ना, आगा खां एवं फजलुक हक
उर्फ पहुंचे। फिर देखिए लिखा हिंदू महासभा से मुंजे जयकर थे, उदारवादी दल से तेज बहादुर सप्रू और चिंतामणि श्रीनिवास शास्त्री थे। डॉक्टर अंबेडकर दलितों की ओर से कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जो है वो दलितों की ओर से भाग लिए थे। व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में होमी मोदी भी इसमें शामिल हुए थे। देखिए यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट किया है रेड पेन से, तो मैं आपको एक बार पढ़कर बता देती हूँ। जैसे देखिए साइमन गो बैक का जो नारा है वो यूसुफ मेहर अली ने लगाया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, समटाइम्स हमें लगता है कि ये जो है महात्मा गांधी का नारा है, परंतु ये महात्मा गांधी का नारा नहीं है, यूसुफ मेहर अली का ही नारा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? रामप्रसाद बिस्मिल ने। मतलब ये जो है याद रखिएगा, रामप्रसाद बिस्मिल ने इसको सबसे पहली बार गाया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसे गाया था रामप्रसाद बिस्मिल ने। और याद रखिएगा लिखा था सबसे पहले अजीमाबादी ने। लिखा किसने था? अजीमाबादी ने। पीसीएस में ये वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, वन डे एग्जाम एसएससी सीजीएल में भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, रेलवे हो गया, इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो आपके ये 4 प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है वो इस पेज में तैयार हो गए। अगर आप लोगों ने मेरे सारे क्लासेस को मॉडर्न हिस्ट्री के देखा होगा तो आप लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा कि हर पेजेस में आपको प्रीलिम्स के लिए या वन डे एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो शायद आपको नहीं पता हो। ऐसे 4-5 फैक्ट जो थे वो सारे पेजेस में थे, ठीक है। तो आई होप कि मेरा जो क्लास है वो आपको अच्छा लग रहा होगा, मेरे जो एफर्ट्स हैं वो आप लोग एडमायर कर रहे होंगे। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैंने देखा है शेयर काफ़ी कम है, शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि ये वीडियो तो मेरे तक ही रह जाए, मेरा फ्रेंड जो है इसे ना देख ले। अगर ऐसे सोच है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए ज्ञान बांटने से जो है वो बढ़ता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अगर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।